नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की वीडियो में हम आपके आपके साथ डिस्कस करेंगे एफआईआर से लॉन्च होने से जजमेंट तक के बीच में बीएनएसएस के अंदर मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो न्यूली नया क्रिमिनल लॉ आया है उसके तहत क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो आपके फेवर में हैं, जो हमको जानना जरूरी है, जिससे हम जल्द से जल्द केस को खत्म करा सकते हैं या जल्द से जल्द हम ट्रायल को स्पीड अप करा सकते हैं। और कौन से चेंजेस हैं जो हमारे फेवर में है, कौन से चेंजेस हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, और इसी तरह से पूरे ट्रायल को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो ट्रायल है वो एफआईआर से कमेंस होता है। मतलब कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को इन्फॉर्मेशन देनी होती है पुलिस स्टेशन में जाकर कि हमारे साथ ये ऑफेंस हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन देने के टाइम पर अभी तक जो नॉर्मल प्रोविजंस जो सीआरपीसी में प्रिवेल करते थे वही सेम यहाँ भी प्रिवेल करेंगे, लेकिन अब एफआईआर के अंदर दो नई बातें आ गई हैं बीएनएसएस के अंदर। देखिए, सबसे पहला है जीरो एफआईआर का कंसेप्ट। सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इससे डील करता है, जो कहता है कि जीरो एफआईआर इज ऑल्सो अलाउड। मतलब जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि यूजुअली क्या होता है, हर पुलिस स्टेशन के पास एक टेरिटरी होती है, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहता है कि वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में अगर कोई ऑफेंस होगा तो उस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट, उसकी एफआईआर रजिस्टर होगी। और अगर वो टेरिटरी अगर उस स्टेशन के में नहीं आ रही होगी तो वो दूसरे पुलिस स्टेशन के पास आपको भेज देगा। तो इस तरह से आपको स्टेशन टू स्टेशन भटकना ना पड़े, इसलिए जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आया कि आपके आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है आप उसमें जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर कराएं। फिर वो पुलिस स्टेशन वालों की ड्यूटी है कि वो दूसरी टेरिटरी वाले के पास, जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसके पास वो एफआईआर आगे फॉरवर्ड कर देगा। आपको बस अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर रजिस्टर करानी है। तो ये होता है जीरो एफआईआर। ये अब आप कहीं भी किसी भी स्टेशन में, भले ही उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना हो, बट वो एफआईआर रजिस्टर करेगा आपकी। ये हो गया आपका पहला जो आपके फेवर में है, जो जानना जरूरी है कि ये जीरो एफआईआर कंसेप्ट अभी तक नहीं था सीआरपीसी में, अब बीएनएसएस में देखने को मिल रहा है सेक्शन 173 के अंदर। और इसी सेक्शन 173 में एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, जो है कि आप एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। मतलब कि आप मेल सेंड करके या आप फोन कॉल करके या एसएमएस मैसेज करके आप एफआईआर इंटीमेट कर सकते हैं कि मुझे एफआईआर रजिस्टर करानी है। बट इलेक्ट्रॉनिकली एफआईआर रजिस्टर कराने में एक कंडीशन रहती है कि आपने जैसे फोन पे अगर पुलिस स्टेशन कॉल करके अपनी एफआईआर रजिस्टर कराई है, तो जिस दिन आपने इन्फॉर्मेशन दी है उस दिन से अगले 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके साइन करना होता है, ताकि वो एफआईआर आपकी रजिस्टर हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके बाद ये हो, यहाँ पर हमारी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही हमने एफआईआर रजिस्टर करी तो क्या मतलब जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस स्टेशन में, तो क्या पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर कर देगा? तो देखो, अगर आपका ऑफेंस ऐसा है जो पनिशेबल है लेस देन 3 इयर्स से, तो उसमें तो वो डायरेक्टली रजिस्टर कर लेगा एफआईआर। बट अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल है 3 साल से ज्यादा के पीरियड से, तो ऐसे ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन तो वो अपनी डेली डायरी में लिख लेगा, लेकिन उसके बाद वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि क्या इस पर्सन पे केस बनता है, क्या ये जो कंप्लेंट है ये जेन्युइन है, कहीं फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं है, तो ये फॉल्स एफआईआर तो नहीं है। तो वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, तो अगर वो सेटिस्फाइड होता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से कि हाँ, इस अक्यूज ने ही ये काम किया है और इसके अगेंस्ट ये एफआईआर बनती है, तो फिर उसके बाद वो सॉरी तो उसके बाद वो एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी एफआईआर रजिस्टर हुई नहीं है। अगर आपको किसी, मान लो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आपको फॉल्सली फंसाया जा रहा है कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी और मैं बच गया हूं, और वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर देता है, ऐसा वो आपके अगेंस्ट अगर कोई फॉल्स केस लगाने जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर जैसे ही आपको इंटीमेशन मिलता है कि हाँ, मेरे अगेंस्ट फॉल्स केस लग रहा है, आप अपना एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ये जो कंप्लेंट है मेरे अगेंस्ट ये फॉल्स है, ये फॉल्स एफआईआर रजिस्टर हो रही है, इसको रद्द किया जाए, इसके पास कोई सबूत नहीं है, फलानी फलानी डेट पे मैं यहाँ था, मैं उस जगह पे नहीं था जहां ये कह रहा है। जो भी XYZ आपके पास सबूत है वो उस लेटर में मेंशन करते हुए आप एक रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन देंगे पुलिस थाने जाके। ओरली नहीं देंगे। ओरली क्यों नहीं देंगे, उसका रीजन मैं आपको आगे वाले स्टेप पे बताऊंगा कि वो कहाँ काम आता है। तो आप ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे, आपने ये रिटर्न लिखित में दे दिया पुलिस स्टेशन में, तो इससे दो चीजें होंगी। सबसे पहला कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के पीरियड में ही अगर इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो हो सकता है वो आपके अगेंस्ट जो फॉल्स एफआईआर रजिस्टर होने वाली थी वो रजिस्टर ही ना करे और इन्वेस्टिगेशन आगे ही ना बढ़ाए। या अगर वो संतुष्ट नहीं होता है,
तो उस केस में फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि अब जब पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, एफआईआर तो उसने चलो रजिस्टर कर ली, उसने आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं किया, तो क्या होगा, तो अभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपका काम आएगा तब जब आप चार्जेस कोर्ट में जब बन रहे होंगे, तब आप अपने लिए डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएंगे, उस समय ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन काम आएगा। तो ये बेसिकली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पुलिस ऑफिसर जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट पेश करेगा कोर्ट में। जब वो चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगा, तो उस चार्जशीट में के साथ वो सारी डॉक्यूमेंट्स भी जोड़ता है जो डॉक्यूमेंट्स उसने डिस्कवर किए ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन पीरियड। तो उन डॉक्यूमेंट्स में ये आपका जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी उसमें रहेगा। तो इसीलिए वो चार्जशीट के साथ आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में पहुंचेगा। तो जब कोर्ट जब चार्जेस के टाइम पे चार्ज फ्रेम कर रहा होगा, तो वो ये देखेगा कि आपने उस समय रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये एफआईआर फॉल्स है, तो आप उस समय एक बेटर फुटिंग पे रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। और अगर 14 डेज में आप कन्विंस कर देते हैं पुलिस थाने में, तो ये आप अपने एडवोकेट को भी इस बारे में पूछ सकते हैं कि क्या हम ये 14 डेज में कैंसिल करा सकते हैं, हम एफआईआर नहीं रजिस्टर होगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 14 डेज का पीरियड इसलिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले मेंशन नहीं था, अभी बीएनएसएस में आया है। इसके बाद होती हैं दो चीज़ें, देखो अब मतलब पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर कर दी है, तो अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ेगा। तो अब या तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ेगा, या दूसरा केस हम देख लेते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट आपने कंप्लेंट फाइल करी हो। ठीक है, तो अगर आपने मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल करी है, तो वहां पर एक और एडिशन हुआ है, सेक्शन 223 में गवर्नड है कि कंप्लेंट अगर आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को फाइल करते हैं, तो मतलब मजिस्ट्रेट को कब कंप्लेंट फाइल की जाती है वो मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करी है, तो उस केस में सेक्शन 223 ये कहता है, पहले ऐसा 223 पहले सीआरपीसी में कहीं मेंशन नहीं था कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले, कंप्लेंट में आने पर कॉग्निजेंस लेने से पहले किसी उस अक्यूज को एक अपॉर्चुनिटी देगा उसको सुनने की, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। लेकिन अब बीएनएसएस में आ गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट आई है, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेने से पहले अक्यूज्ड को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि हाँ बताओ आपको कुछ कहना है, उसके बयान लेगा, उससे सुनेगा कि आप संतुष्ट कर सकते हो अगर हमको, तो कर दो कि ये कंप्लेंट फॉल्स है, तो हम अभी आपको डिस्चार्ज कर देंगे, हम आपको अभी ये केस आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इस कंप्लेंट को आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर इस पर इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर वापस से आपका जो एडवोकेट है वो आपको डिस्चार्ज करा सकता है, सिर्फ इसी स्टेज पे कि वो कन्विंस कर दे कि ये हमारे ऊपर बनता ही नहीं है, ये केस हमारे ऊपर बनता नहीं है, ये जो कंप्लेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि अगर मान लो ये तो हो गया कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट का। दूसरा केस है यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि सेक्शन 175 इसको डील करता है। जब पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर कर दी, तब उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो कौन से सेक्शन से गवर्नड है, बीएनएसएस के सेक्शन 175 से गवर्नड है। अब सेक्शन 175 का जो सबसेक्शन 3 है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर एक चेंज आया है हल्का सा। वो चेंज है एफिडेविट को लेकर। इसमें देखो क्या होता था कि हमने पढ़ा था 156(3) 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ा था कि अगर एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं करती है, तो हम डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर दे सकते हैं। वो भी नहीं करता है तो फिर हम उसके बाद डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर दे सकते हैं। और मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो उसको या तो एज अ कंप्लेंट केस रजिस्टर कर ले, या फिर वो डायरेक्ट कर दे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि इनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करो। ठीक है, तो इस तरह से 3 सीरीज चलती थी कि एफआईआर अगर कोई रजिस्टर नहीं कर रहा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कांटेक्ट करो, वो भी अगर नहीं एक्शन ले रहा है तो फिर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दो। अब यहाँ पर एक चेंज आया, लोग क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करी, एफआईआर में अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा तो डायरेक्ट कोर्ट चले जा रहे थे, तो बीच की जो स्टेप थी उसको छोड़ दे रहे थे। तो इस कारण से बर्डन हो रहा था जुडिशरी पर। तो इसीलिए ये चेंज आया कि अब सबसे पहले आपको एफआईआर देनी होगी, उसके बाद आपको सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करना होगा, और उसके बाद जब आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे कि हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन की जाए और हमारे केस में एफआईआर रजिस्टर की जाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन वाले मना कर रहे हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन के साथ आपको एक एफिडेविट भी लगाना होगा जो ये कहेगा कि इस यहाँ आने से पहले, मजिस्ट्रेट के साहब आपके सामने आने से पहले हमने एफआईआर भी फाइल करी थी और उसमें हम विफल हुए, इसलिए हमने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर भी लिखा था और उसमें भी हम विफल हुए, इसीलिए आज हम आपके सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। तो ये एक एफिडेविट आपको देना होगा, उसके बाद ही आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज जस्ट टू
अवॉइड की बीच में ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट एफआईआर के बाद आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बिना अप्रोच किए डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ जाए, तो उस चीज के लिए ये एफिडेविट का टर्म अब मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब आपने पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, अगर कंप्लेंट केस था तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद आ जाती है चार्जशीट, अब इसको या पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में आकर। जब वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, चार्जशीट सबमिट करेगा, तो सेक्शन 193 के तहत वो अपनी उसमें सेक्शन 193 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इन्वेस्टिगेशन कितने पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अभी तक हमने पढ़ा था सीआरपीसी में कि रेप से संबंधित अगर कोई केस है तो मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट इसमें पॉक्सो का वर्ड अभी बीएनएसएस के अंदर ही मेंशन हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, वो सारे जो सेक्शंस हैं वो अब इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, जो अभी तक मेंशन नहीं थे। अभी तक सिर्फ रेप के प्रोविजंस मेंशन थे, बट अब सेक्शन 193 में यहाँ पर पॉक्सो के सेक्शन भी मेंशन कर दिए हैं और उन पर भी ये टाइमलाइन अप्लाई होती है कि विद इन 2 मंथ्स आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी। ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज है कि सेक्शन 193 के अंदर अब पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी डाल दी गई है कि आपको विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट जो भी आपको सूचना देने आया था कि हमारे साथ ये अपराध हुआ है, उसको अब आपको उल्टा इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। जिस दिन मैंने सपोज आज जाके पुलिस ऑफिसर को बताया कि मेरे अगेंस्ट ये अपराध हुआ है तो इसकी एफआईआर रजिस्टर कर लो, तो इसके बाद मैं 90 दिन तो बैठूंगा शांति से। जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर मेरे पास पुलिस ऑफिसर से फोन आ जाना चाहिए या पुलिस ऑफिसर से पुलिस स्टेशन से कोई लेटर आ जाना चाहिए जो मुझे इंटीमेट करे, जो मुझे बताए अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ माय केस। ठीक है, ये वो मेल के थ्रू कर सकता है, ये फिजिकली कर सकता है या फोन कॉल के थ्रू भी कर सकता है। तो ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी डाल दी गई है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे आपको अननेसेसरी वहां पर जाकर हर महीने या हर एक हफ्ते में आपको वहां पर चक्कर नहीं काटने कि क्या हुआ, किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि इट्स अ लॉ, इट्स देयर ड्यूटी। अब बस आपको जानना है कि ऐसा आपका अधिकार है ताकि आप उस चीज को अवेल कर पाए। ठीक है, इसके बाद अब चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर दी कोर्ट में। कोर्ट में जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी तो उस चार्जशीट के बेसिस पे कोर्ट अब क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा मैटर का। तो सेक्शन अब आ गई स्टेज इंक्वायरी की। ठीक है, इंक्वायरी की स्टेज आ गई तो सेक्शन 210 के, अच्छा इंक्वायरी से याद आया, मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, ये INQIRY जो इंक्वायरी है ये मजिस्ट्रेट करता है, और जो यहां पर मैंने आपको बताया था पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, ये ENQIRY है। ये ई वाला इंक्वायरी पुलिस करती है, आई वाला इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, अब इंक्वायरी की जब स्टेज आती है तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का काम खत्म हुआ, उसने अपनी चार्जशीट बना के इस चार्जशीट के साथ उसने क्या लगा दिया, वो वाला रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लगा दिया जो आपने इस स्टेज पर दिया था एकदम स्टार्टिंग में कि ये एफआईआर फॉल्स है। ये रिटन रिप्रेजेंटेशन आपको अब यहाँ काम आएगा इंक्वायरी की स्टेज पे। यहाँ पर को मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा उस चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सेक्शन 230 के तहत वो आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड जो एफआईआर है, वो मतलब जो भी अक्यूज्ड है उस अक्यूज्ड को ये कॉपी सप्लाई की जाएगी, एफआईआर की कॉपी, जो पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट पेश करी है उसकी कॉपी, ये सब अक्यूज को दी जाएगी ताकि अक्यूज जाके कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाए। तो जैसे ही अक्यूज को ये कॉपीज मिलेंगी तो सेक्शन 262 ये कहता है कि अब अक्यूज को जिस दिन से ये कॉपी मिली एफआईआर और चालान की कॉपी, उससे 60 दिन के अंदर अंदर, चालान यहाँ पर मतलब वही चार्जशीट है, तो उससे 60 दिन के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर वो चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब क्या कि जो भी चार्जेस उस पर लगाए गए हैं ये फेक हैं, ये फॉल्स हैं, इनमें ये बेसलेस हैं, इनका कोई भी ग्राउंड नहीं है, इनके लिए इनके फेवर में कोई भी सबूत नहीं है आपके पास, ये आपने बेसलेस चार्जेस लगाए हैं इसलिए इसको डिस्चार्ज किया जाए, और इसका आपके पास जो भी सबूत होगा वो आप देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अब अगर इस स्टेज पर आकर आप एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज लगाते हैं और आप कन्विंस करते हैं कोर्ट को, तो बहुत कम चांसेस है कि कोर्ट कन्विंस होगा कि ये केस फॉल्स है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर ने जो चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करी थी उसी चार्जशीट में अगर ये वाला डॉक्यूमेंट होगा, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन आपने इस स्टेज पे दिया था प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की स्टेज पे कि ये एफआईआर ही फॉल्स है, इसको मत रजिस्टर करो, ये डॉक्यूमेंट चार्जशीट के साथ पुलिस को देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जब कोर्ट के सामने आएगा और उसी के साथ साथ आप कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज लगाएंगे, वही सेम रीजनिंग देते हुए जो आपने उस समय पुलिस ऑफिसर को दी थी रिटन रिप्रेजेंटेशन में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की स्टेज पे, तो आज कोर्ट ज्यादा चांसेस है कि कोर्ट कन्विंस हो पाएगा कि हाँ
ये जो केस है ये फॉल्स है और अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि अगर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देते और आप यहाँ पर इस स्टेज पे आके कोर्ट के सामने ये प्लीड करते कि देखो हमने पुलिस स्टेशन में जाके बहुत सारी अपील करी थी, उनको बोला भी था कि ये फॉल्स केस है मत रजिस्टर करो, बट उन्होंने माना नहीं था, तो कोर्ट बोलेगा लाओ बताओ कहाँ अप्रोच किया था, क्या बोला था उनको, अब आपके पास कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए उस स्टेज पे अगर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चालान का पार्ट बन जाता है और वो कोर्ट के सामने जब आता है तो, और जब आप उस समय इंक्वायरी की स्टेज पे एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज लगाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो दोनों चीजें आपके पोजीशन को कोरोबरेट कर देती हैं, जिस कारण आपको डिस्चार्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ट्रायल पे। अब यहाँ पर इंक्वायरी खत्म हो जाती है, यहाँ भी अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा। अगर आप प्लीड करेंगे कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, तो फिर उस केस में आपको आपके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा। और ट्रायल कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस उसका विटनेस, फिर उसके बाद डिफेंस के एविडेंसेस उसका विटनेस, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन दोनों पार्टीज का, और उसके बाद और अब इसी में एडिशन ये हो गया है कि पहले सीआरपीसी में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का और जो अगर कैदी कोई जेल में है तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बयान लेना, ये सब अब पार्ट बीएनएसएस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और फिर उसके बाद जजमेंट की टाइमलाइन भी चेंज कर दी गई, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह से फिर जजमेंट आएगा और ऐसे ये पूरा प्रोसीजर एफआईआर से लेकर ट्रायल तक का कवर होता है। इसमें जो बीएनएसएस के जो मेन चेंजेस थे वो मैंने आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बता दिए हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है डू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में बनाऊं। गुड बाय, थैंक यू।